गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमारा विषय था क्रिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था क्रिया कर्म के आधार पर, क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया। पहले तो मैंने बताया था क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों के माध्यम से हमें कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद मैंने आपको बताए थे। क्रिया के भेद सकर्मक और अकर्मक। इसके बाद सकर्मक क्रिया का मैंने आपको अर्थ बताया था। सकर्मक जो कर्म के साथ होती है, अकर्मक। फिर सकर्मक क्रिया के भेद बताए थे, दो होते हैं। कौन से होते हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक। इसके बाद मैंने आपको बताया था अकर्मक क्रिया के बारे में, जिसमें कर्म नहीं होता, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया था, आई थिंक सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा विषय रहेगा क्रिया प्रयोग और संरचना के आधार पर। अगर बच्चों फिर भी कुछ समस्या है कि कहीं समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरी आप लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ मैंने आपको समझा रखा है। तो आज का हमारा विषय रहेगा क्रिया प्रयोग और संरचना के आधार पर। प्रयोग और संरचना के आधार पर। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, इसके कितने भेद होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, सिंपल देखिए, सीता ने गीत गाया। आज के विषय में सिर्फ हम क्रिया पर ही ध्यान देंगे, ना तो हम कर्ता पर जाएंगे ना ही हम कर्म पर जाएंगे, सिर्फ हमें क्रिया पर ध्यान देना है। सीता ने गीत गाया, यहां पर गाया क्रिया है। रोहन आया, यहां आया क्रिया है। मोहन ने खाना खाया, यहां खाया क्रिया हो गई। उसने रमन को कहानी सुनाई, वह पढ़ने गया। तो आपने इन सब वाक्यों में देखा कि केवल हमारे सभी वाक्यों में एक एक क्रिया आई हुई है। ये देखिए, गाया, आया, खाया, सुनाई, गया। तो इससे हमारी परिभाषा निकलती है कि जब वाक्य में एक ही क्रिया होती है, क्लियर, जब वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसको हम सामान्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही क्रिया पाई जाती है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। फिर से देख सकते हैं, सीता ने गीत गाया, केवल यहाँ पर आपकी एक ही क्रिया है, दो क्रिया नहीं है। नेक्स्ट, रोहन आया। रोहन आया, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिया है, उसने आने का काम करा है, तो यहाँ पर भी सेम एक ही क्रिया है। मोहन ने खाना खाया, यहाँ पर खाना खाया है, यहाँ भी एक ही क्रिया है। उसने रमन को कहानी सुनाई, तो यहाँ भी एक ही क्रिया है। वह पढ़ने गया, यहाँ भी एक ही क्रिया है। तो आप इन सब वाक्यों में देख सकते हो, केवल हमारे पूरे एक वाक्य में एक ही एक क्रिया, सिर्फ एक क्रिया है। तो ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक ही क्रिया होती है उसको हम सामान्य क्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा निकल के आ गई है। जब वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसको हम सामान्य क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्रिया पर। देखिए जरा, हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। एक आपकी खेलना हो गया, एक क्रिया आपकी खेल हो गई, रहे हैं एक ही क्रिया हो गई। क्लियर? माता जी सुबह गर्म पानी पीती हैं। पीती आपकी एक क्रिया ये हो गई है, हैं दो ही है। क्या तुम रोहन को जानते हो? जानते आपकी एक क्रिया ये हो गई है, जानते सेकंड।
वह कविता लिख चुका होगा। तो लिख आपकी ये मुख्य क्रिया हो गई है और चुका होगा ये भी आपकी क्रिया है। मैंने पुस्तक पढ़ ली है, पढ़ना क्रिया और एक ली है ये भी आपकी क्रिया में आके है। माँ खाना बना चुकी होगी, चुकी बना चुकी होगी, बना क्रिया और चुकी होगी ये भी क्रिया में आता है। अब दोनों क्रियाएं अंतर कैसे पता चलेगा? खेल, खेल जो है हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो खेल जो है वो आपकी मुख्य क्रिया कहलाएगी। क्लियर? ये खेल जो है ये आपकी मुख्य क्रिया कहलाएगी, रही है ये आपकी सहायक क्रिया कहलाएगी। माता जी सुबह गर्म पानी पीती हैं, तो पीती ये मुख्य क्रिया है और है ये आपकी सहायक क्रिया है। क्या तुम रोहन को जानते हो? जानते मुख्य क्रिया हो गई, हो सहायक क्रिया होगी। वह कविता लिख चुका होगा, लिखना मुख्य क्रिया होगी, दूसरी क्रिया होगी हमारी चुका होगा। मैंने पुस्तक पढ़ ली है, पढ़ना मुख्य क्रिया होगी, ली है सहायक क्रिया होगी। माँ खाना बना चुकी होगी, बना मुख्य क्रिया हो गई, चुकी होगी सहायक क्रिया हो गई है। तो यहाँ हमारी परिभाषा निकल के आती है मुख्य क्रियाओं के बाद जो क्रियाएं, अब जैसे आपकी मुख्य क्रिया थी खेल, पीती, जानते, लिख, पढ़, बना, ये आपकी सारी मुख्य क्रियाएं थी। तो मुख्य क्रियाओं के बाद जो क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ लगकर, ये मुख्य क्रिया के साथ लगी हुई है, मुख्य क्रिया के साथ लगकर, ये जैसे रहे हैं, हो, चुका होगा, है, चुकी होगी, वाक्य को पूरा करने में सहायता करती हैं, उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, ध्यान से समझना है इसको, कि जैसे हमारा खेल जो है वो मुख्य क्रिया है, अगर हम यहाँ पर केवल खेल लिखकर ही छोड़ देते, इसके साथ हम सहायक क्रिया नहीं लगाते, ये हमारी सहायक क्रिया है, ये हमारी है सहायक क्रिया। तो हमारा क्या वाक्य बनता? हमारे खिलाड़ी खेल, तो हमारा वाक्य में पूर्णता नहीं होती, ठीक है, तो इसमें ये वाक्य पूर्ण नहीं कहलाता। फिर सहायक क्रिया ने मिलकर के इस वाक्य को पूरा करा, किसके साथ? मुख्य क्रिया के साथ मिलकर के। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी मुख्य क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया के साथ मिलकर के सहायक क्रिया ने कार्य पूरा करा है, तो ऐसी क्रिया को हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। जैसे पीती, पीती, अब मैंने लिखा माता जी सुबह गर्म पानी पीती, तो यहाँ वाक्य पूर्ण नहीं है, हमारा वाक्य यहाँ पर पूर्ण नजर नहीं आ रहा, तो अब इसमें सहायक क्रिया ने जोड़ करके है, तो सहायक क्रिया जोड़ के तो उसने वाक्य को पूरी पूर्णता प्रदान कर दी है। जैसे क्या तुम रोहन को जानते, अगर इसके साथ सहायक क्रिया नहीं लगी होती तो हमारा वाक्य अधूरा था, अपूर्ण था। वह कविता लिख चुका होगा, तो लिख तो मुख्य क्रिया होगी, वह कविता लिख, अब लिख के आगे कुछ तो होना चाहिए ना, अगर नहीं लगाएंगे हम इसके साथ सहायक क्रिया तो हमारा वाक्य अपूर्ण रहेगा, अधूरा रहेगा। तो वाक्य को पूरा करने के लिए, स्पष्ट रूप प्रदान करने के लिए सहायक क्रिया जो है मुख्य क्रिया के साथ लग करके वाक्य को पूर्णता प्रदान करती हैं। मैंने पुस्तक पढ़ ली है, पढ़ मुख्य क्रिया हो गई, अब ली है इसके साथ सहायक क्रिया लग गई है। मैं खाना बना, माँ खाना बना चुकी होंगी, बना मुख्य क्रिया हो गया, मैंने यहाँ पर बोला माँ खाना बना, तो ऐसे हमारा वाक्य अधूरा है, पूरा नहीं है, लेकिन चुकी होंगी, तो इसने हमारे वाक्य को पूरा कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी परिभाषा निकल के आती है कि मुख्य क्रियाओं के बाद, मुख्य क्रियाओं के बाद लगी हुई है सारी क्रियाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये सारी क्रिया मुख्य क्रियाओं के बाद लगी हुई है हमारी, ये देखिए। तो मुख्य क्रियाओं के बाद जो क्रियाएं मुख्य क्रियाओं के साथ लग करके वाक्य को पूरा करती हैं,
वाक्य को पूर्णता प्रदान करती हैं, उनको हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी मैंने आपको सामान्य क्रिया और सहायक क्रिया के बारे में बताया था। तो अब आइए, अब हम संयुक्त क्रिया के बारे में जानते हैं कि संयुक्त क्रिया का वाक्य में कैसे पता चलता है, संयुक्त क्रिया कैसे वाक्य में बनती है। मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख रखा है, सभी बच्चे भीतर आ गए। सभी बच्चे भीतर आ गए, तो यहाँ पर आना भी क्रिया है और गए भी क्रिया है। दूसरा, अपनी पुस्तक दे दीजिए, दे भी क्रिया है और दीजिए भी क्रिया है, और ये दोनों ही मुख्य क्रिया हैं। रोहित ने पाठ पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, पढ़ना मुख्य क्रिया, लिया है। मुझे जाने दो, जाने दो, जाना भी क्रिया है और दो भी क्रिया है। बालक को खाना दे दीजिए, दे और दीजिए, देना भी क्रिया है, दीजिए भी क्रिया है। रीना ने काम कर दिया है, कर और दिया है। तो बच्चों, आपने देखा कि इन सभी वाक्यों में, जैसे आ गए, दे दीजिए, पढ़ लिया, जाने दो, दे दीजिए, दिया है, कर दिया है, तो आपने देखा कि इन सभी वाक्यों में मैंने एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, इन सभी वाक्यों में दो दो क्रिया हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि सभी बच्चे भीतर आ गए, तो आना भी क्रिया है और गए मीन्स जाना भी क्रिया है। दे दीजिए, मतलब आपने देखा इन सभी वाक्यों में दो दो क्रिया है। तो जब दो क्रियाएं, जब जहां दो दो क्रियाएं संयुक्त होकर मतलब जुड़कर, मिलकर एक क्रिया का कार्य करती हैं, तो क्रिया यहाँ पर हमारी एक ही पूर्ण हो रही है। सभी बच्चे भीतर आ गए, वाक्य हमारा एक ही पूरा हो रहा है, क्रिया हमारी एक ही हो रही है। तो जब दो दो क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया का कार्य करती हैं, तो उनको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। फिर से देख लो, सभी बच्चे भीतर आ गए, यहाँ पर भी दो क्रियाएं, दे दीजिए यहाँ पर भी दो क्रियाएं, पढ़ लिया है यहाँ पर भी दो क्रियाएं, जाने दो यहाँ भी दो क्रियाएं, दे दीजिए यहाँ भी दो क्रियाएं, कर दिया है यहाँ भी दो क्रियाएं। तो हमारी इसकी परिभाषा निकल कर आती है कि जहां दो दो क्रियाएं जुड़ करके वाक्य को एक एक क्रिया करती हैं, जब दो दो क्रियाएं जुड़ करके मिलकर के एक क्रिया का कार्य करती हैं, उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, ये आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, इन उदाहरणों पे विशेष ध्यान देना, परिभाषा पर हम बाद में जाएंगे। देखिए जरा, माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, मालिक नौकर से काम करवाता है, इंजीनियर मजदूर से मशीन चलवाता है, पिताजी रोहन से पानी मंगवाते हैं। आप इन वाक्यों को ध्यान से देखो कि माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है। यहाँ माँ स्वयं काम न करके धोबी से कपड़े धुलवा रही है, उसे कार्य करने के लिए उत्साहित कर रही है, उसको कार्य करने के लिए कह रही है, उसी को कार्य करने की प्रेरणा दे रही है, स्वयं काम नहीं कर रही है। यहाँ पर मालिक नौकर से काम करवाता है, काम में कुछ भी आ सकता है,
लेकिन मालिक स्वयं ना करके नौकर से यहाँ पर करवा रहा है। इंजीनियर मजदूर से मशीन चलवाता है, इंजीनियर स्वयं मशीन ना चला करके मजदूर से मशीन चलवा रहा है। पिताजी रोहन से पानी मंगवाते हैं, पिताजी स्वयं पानी न ला करके रोहन से मंगवाते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिसमें, इसके यहाँ पर हमारी परिभाषा निकल कर आएगी, ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्ता स्वयं न कार्य करके, देखो फिर से ध्यान से देखिए, ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी और से करवाता है, उसे हम प्रेरणात्मक क्रियाएं कहते हैं। फिर से देखिए, माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, जैसे आपकी मदर भी है, आपकी मम्मी पापा हैं, आपसे कहते कि भाई वो ला के दो, स्वयं ना करे। कुछ आवश्यक चीजें होती हैं कि जो आप लोगों के लिए करना जरूरी भी है, तो वो कहते हैं पानी ला कर दो, तो वो स्वयं कार्य नहीं करके वो आपसे जो करवा रहे हैं, ये प्रेरणात्मक क्रिया है। अध्यापिका जी आपसे पाठ पढ़वा रही हैं, स्वयं ना पढ़ करके आपसे पाठ पढ़वा रही हैं, ये प्रेरणात्मक क्रिया है। तो जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से करवाता है, उसे हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मेरे ख्याल से संयुक्त क्रिया और प्रेरणात्मक क्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपको जरा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ फिर से मैं इस बात को रिपीट कर देती हूँ, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। जब दो क्रियाएं जुड़ करके मिल करके एक कार्य करती हैं, उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। और प्रेरणात्मक क्रिया मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू कि जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता आप अपने इस समय पेरेंट्स को ही मान लो, अपने माता पिता को मान लो, अपने दादा दादी जी को मान लो, अपने अध्यापिका जी को मान लो, और आपसे कार्य करवा रही हैं। अब मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है, और मैं आपको होमवर्क करने के लिए दूंगी, कार्य करने के लिए दूंगी, तो ये हमारा किसके, कौन सी क्रिया के जरिए आएगा, कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएगा, आप मुझे लिख कर देंगे। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों, अब हम इन उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि ये वाली क्रिया कौन सी है जो मैं आपको समझा रही हूं। ध्यान से देखेंगे इधर, रानी पढ़कर खेलने गई। आप इन वाक्यों पे जरा विशेष ध्यान देना, पढ़कर खेलने गई। राम खाना खाकर सो गया, खाना खाकर सो गया। वह पढ़कर खेलेगा, पढ़कर खेलेगा। मैं घर पहुंचकर बातें करूंगी, पहुंचकर बातें करूंगी। रमन हंसकर बोला। थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। रानी पढ़कर खेलने गई। आपने यहाँ देखा, यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं, एक तो पढ़ना और एक खेलना। लेकिन आपने देखा पढ़कर, पहले उसने पढ़ने का काम करा है, पहले उसने अपनी पहले एक क्रिया पूरी कर ली, उसके बाद वो दूसरी क्रिया कर रही है। क्लियर? पढ़ने के बाद वो खेलने गई है, यानी कि इसने यहाँ पर एक क्रिया पूरी कर ली है, तब दूसरी क्रिया उसने शुरू करी थी। सेम दूसरे वाक्य पे आ जाइए। राम खाना खाकर सो गया। तो राम ने पहले यहाँ पर खाना खाया है, पहले उसने अपनी क्रिया पूरी कर ली, खाना खाने के बाद फिर वो सोने गया है। तो यहाँ पर दो क्रिया है, लेकिन दोनों वाक्यों में ध्यान से देखो कि पहली क्रियाएं जो है पूरी होने के बाद कर्ता दूसरी क्रिया करिए उसने। वह पढ़कर खेलेगा, पढ़कर यानी कि पढ़कर, पढ़ने के बाद वो खेलेगा। अपना कार्य संपन्न करने के बाद, पूरा करने के बाद, पढ़ने के बाद वो खेलेगा। ये देखिए, मैं घर पहुंचकर बातें करूंगी। तो पहले वो घर पे पहुंचेगी, पहुंचने की क्रिया पहले करेगी और बातें बाद में करेगी। तो यहाँ पर ये आपकी क्रिया देखिए। अब यहाँ पर रमन हंसकर बोला, तो रमन पहले हंसा, उसने क्रिया यहाँ पर संपन्न कर ली, पूरी कर ली है, और बोला यहाँ पर दूसरी क्रिया उसकी हुई है।
तो अब इसकी हमारी परिभाषा क्या निकलती है? इसकी हमारी दो परिभाषाएं निकलती हैं। जो आपको आसान लगे आप वही परिभाषा को याद कर सकते हो। और मैं कहती हूँ कभी परिभाषा ना याद करनी ही नहीं चाहिए, हमेशा उदाहरण लिखो, उदाहरण के माध्यम से उनको अच्छे तरीके से उस वाक्य को समझो और उनमें से परिभाषा निकालो। तो अब देखिए इसकी परिभाषा क्या निकलती है। पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा क्या निकलती है? मुख्य क्रिया से पहले, ये हमारी सारी मुख्य क्रियाएं थी, खेलने गया, सो गया, खेलेगा, बातें करेगा, बोलेगा, ये सारी हमारी मुख्य क्रियाएं थी। तो मुख्य क्रियाओं से पहले आने वाली क्रियाएं, अब ये मुख्य क्रियाओं से पहले कौन सी क्रिया आई है? पढ़कर, खाना खाकर, पढ़कर, पहुंचकर, हंसकर, ये सारी हमारी मुख्य क्रियाओं से पहले आई हैं। तो मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो ये जो है, ये वाली क्रिया जो है, ये हमारी कहलाएंगी पूर्वकालिक क्रिया। दूसरी इसकी पहचान क्या होती है? करके या कर, पढ़कर, लिखकर, ठीक है ना। इसकी दूसरी परिभाषा निकल सकती है जब दो क्रियाएं साथ में होती हैं। दो क्रियाएं साथ में है, पढ़कर, खेलने गई, खाना खाकर, सो गया, पढ़कर, खेलेगा, पहुंचकर, बातें करूंगी, हंसकर, बोला। तो यहाँ पर हर वाक्य में हमारी दो क्रिया हैं। तो दो क्रियाएं साथ में होती हैं, लेकिन उनमें से एक क्रिया पहले पूर्ण हो जाती है, पहले ही संपन्न हो जाती है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। जैसे आप कह दोगे कि मैं पढ़कर खेलने जाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको किसी ने घर में कहा कि बेटा आप ये काम करो, तो आपने बोला कि पहले मैं यहाँ, जैसे कह भी सकते हो मैं टीवी देख करके ये काम करूंगा, है ना। तो यहाँ पर हमारी पूर्वकालिक क्रिया आ जाती है। उदाहरण जैसे मैं पाठ पढ़ के बाहर जाऊंगा, यहाँ पर हमारी पूर्वकालिक क्रिया आ जाती है। फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ कि जहाँ पर दो क्रियाएं होती हैं, यहाँ पर पढ़कर ये भी क्रिया है, खेलने गई ये भी क्रिया है। खेलने गई हमारी मुख्य क्रिया हो गई है पढ़कर, ठीक है। खाना खाकर, सो गया, तो मुख्य क्रियाओं से पहले जो कार्य संपन्न हो जाता है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। फिर से देखेंगे। तो बच्चों, फिर भी मैं आपकी सहायता के लिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ कि खेलने गई यानी कि मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो पढ़कर, खाना खाकर, पहुंचकर, हंसकर, ये सारी तुम्हारी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। लास्ट में हमारी एक नाम धातु क्रिया बचती है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की सहायता से बनती है। तो बच्चों, आज मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये जरूर बोलूंगी कि जो मैंने आपको क्रिया का पार्ट 1 करवाया है उसे अच्छे से समझ लेना। अगर आप उसको अच्छे से समझोगे तो आपको फिर पार्ट 2 प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगी। तो बस मैं आपको अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। खुश रहो, सुखी रहो और अपना काम समय पर पूरा करते रहो। ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।